साथियों नमस्कार। मैं जेके सर जीएस प्लेटफार्म पर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बेसिक यानी फंडामेंटल इकोनॉमी के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ। यानी आज हम अर्थशास्त्र के शाब्दिक अर्थ की चर्चा करेंगे। साथियों, अर्थशास्त्र के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला शब्द इकोनॉमिक्स और दूसरा शब्द अर्थशास्त्र है। यानी अर्थशास्त्र विषय के लिए जो अंग्रेजी में शब्द आया वो क्या है? इकोनॉमिक्स है। और जो हिंदी में शब्द आया वो क्या है? अर्थशास्त्र है। वास्तव में हिंदी वाला जो शब्द है अर्थशास्त्र, वो अंग्रेजी के इकोनॉमिक्स का हिंदी भाषा में रूपांतरण है। वास्तव में हिंदी वाला शब्द यानी जो अर्थशास्त्र है इसका जन्म हिंदी में हुआ ही नहीं। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले हम अंग्रेजी वाले शब्द यानी इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा। इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है और ग्रीक भाषा के दो शब्दों के योग से बना है। कितने शब्द? दो शब्दों के योग से बना है, जिसमें हमारा पहला शब्द है ओइको। क्या है? ओइको। और दूसरा शब्द है नोमोस। यानी इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, ओइको और नोमोस। साथियों, ओइको का मतलब होता है परिवार। ओइको का मतलब होता है परिवार और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन। तो एक लाइन में इकोनॉमिक्स का मीनिंग निकला परिवार का प्रबंधन। परिवार का प्रबंधन। तो साथियों, इकोनॉमिक्स अपनी उत्पत्ति के समय परिवार के प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया गया। उत्पत्ति के समय इसका मीनिंग क्या था? परिवार का प्रबंधन ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब साथियों, परिवार का प्रबंधन का मतलब क्या हुआ? यानी परिवार एक छोटी इकाई है। यानी इकोनॉमिक्स का आशय एक छोटी इकाई, एक छोटी यूनिट के रूप में लिया गया परिवार। यानी कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई? परिवार से। और साथियों, हमें पता है कि परिवार के पास सीमित आय होती है। यानी पैसा या इनकम के रिसोर्सेज क्या होते हैं? सीमित होते हैं। और जबकि परिवार की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, परिवार की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके पास पैसा बहुत कम होता है। तो परिवार की मुख्य आवश्यकता क्या है? परिवार की सबसे पहली आवश्यकता भोजन और क्या? वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मनोरंजन। तो अब परिवार के पास चूंकि इनकम बहुत सीमित है, ठीक है, और उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उससे भोजन की व्यवस्था करना है, कपड़े की भी व्यवस्था करना है, ठीक है, मकान की भी व्यवस्था करना है, ठीक है, शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए और इंटरटेनमेंट के साधन भी चाहिए। तो चूंकि परिवार के पास इनकम बहुत सीमित है, बहुत कम है, तो परिवार अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को कैसे पूरा करे? ठीक है, यानी हम क्या कहेंगे कि परिवार अपने सीमित संसाधनों से या अपने सीमित आय से अपनी अधिक से अधिक आवश्यकता का कैसे पूरा करे। ठीक है, पूरा करने की यही कला
इकोनॉमिक्स कहलाती है, यही मैनेजमेंट है। यानी इकोनॉमिक्स अपनी उत्पत्ति के समय हमें यह सिखाया कि चूँकि परिवार के पास बहुत सीमित साधन होते हैं या इनकम बहुत सीमित होती है, जबकि उसकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अपनी सीमित इनकम से, अपनी सीमित आय से अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को कैसे पूरा करे, पूरा करने की यही कला इकोनॉमिक्स कहलाती है। साथियों, बाद में इसके अर्थ को थोड़ा मॉडिफाई किया गया और ये कहा गया कि परिवार का प्रबंधन नहीं बल्कि परिवार का कुशलतम प्रबंधन, एक शब्द इसमें जोड़ दिया गया, परिवार का कुशलतम यानी बेहतर प्रबंधन इकोनॉमिक्स कहलाता है। बेहतर प्रबंधन का मतलब, कुशलतम प्रबंधन का मतलब क्या है? कुशलतम का मतलब ये है कि अपनी कम से कम आवश्यकता में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता को या अपने सीमित साधनों से अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को हम कैसे पूरा कर लें, पूरा करने की यही कला इकोनॉमिक्स कहलाई। अब साथियों, जब हम परिवार से और आगे बढ़ते हैं तो हमें पता है कि विभिन्न परिवारों से क्या बनता है? समाज बनता है। विभिन्न परिवारों से समाज बनता है। फिर बाद में इकोनॉमिक्स को परिभाषित किया गया कि इकोनॉमिक्स सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं है बल्कि विभिन्न परिवारों से समाज बनता है और समाज का कुशलतम प्रबंधन, समाज का कुशलतम प्रबंधन इकोनॉमिक्स कहलाता है। और इसके संदर्भ में विभिन्न समाजों की अर्थव्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं। साथियों, जब हम समाज से और आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स परिवार से चला, समाज तक पहुंचा, और जब हम समाज से और आगे बढ़ते हैं तो विभिन्न समाजों से क्या बनता है? राज्य बनता है। विभिन्न समाजों से राज्य बनता है, ठीक है। और फिर पुनः इकोनॉमिक्स को परिभाषित किया गया और कहा गया कि इकोनॉमिक्स सिर्फ समाज तक ही सीमित नहीं है बल्कि समाज से आगे भी है, ठीक है। अर्थात विभिन्न समाजों से राज्य बनता है और राज्य का कुशलतम प्रबंधन इकोनॉमिक्स कहलाता है। और इस संदर्भ में हम विभिन्न राज्यों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था आदि। अब साथियों, राज्य के बाद क्या हुआ? जब हम और आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स राज्य तक रुकने वाला नहीं है। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक्स राज्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि विभिन्न राज्यों से देश बनता है। क्या बनता है? विभिन्न राज्यों से देश बनता है। और पुनः इकोनॉमिक्स को परिभाषित किया गया कि देश का कुशलतम प्रबंधन इकोनॉमिक्स कहलाता है। देश का कुशलतम प्रबंधन इकोनॉमिक्स कहलाता है। इस संदर्भ में हम विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था। साथियों, इकोनॉमिक्स देश तक जाकर रुकने वाला नहीं है बल्कि इससे भी आगे बढ़ा। तो जब हम देश से आगे बढ़ते हैं तो विभिन्न देशों से मिलकर विश्व बनता है। विभिन्न देशों से क्या बनता है? विश्व बनता है। और फाइनली इकोनॉमिक्स को परिभाषित किया गया कि विश्व का कुशलतम प्रबंधन इकोनॉमिक्स कहलाता है। इस संदर्भ में हम विश्व की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं। तो साथियों, इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई? एक परिवार से चला था, ठीक है। एक परिवार से चला था
परिवार से समाज का बेहतर प्रबंधन यानी कुशलतम प्रबंधन इकोनॉमिक्स कहलाया। जब समाज से आगे बढ़े तो राज्य का कुशलतम प्रबंधन इकोनॉमिक्स कहलाया, और जब राज्य से आगे बढ़े तो देश का कुशलतम प्रबंधन इकोनॉमिक्स कहलाया, और जब देश से आगे बढ़े तो वर्तमान समय में विश्व का कुशलतम प्रबंधन इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब एक बात और, चूँकि हम जानते हैं कि चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राज्य हो, चाहे देश हो या सरकार हो, चूँकि परिवार, समाज, राज्य, देश या सरकार के पास सीमित साधन होते हैं। साधन क्या होते हैं? सीमित। और जबकि इनकी आवश्यकताएं असीमित होती हैं। साधन सीमित होते हैं जबकि आवश्यकता असीमित होती हैं। असीमित या बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि चूँकि परिवार के पास या समाज के पास या राज्य के पास या देश के पास या सरकार के पास साधन बहुत सीमित होते हैं, जबकि इनकी आवश्यकता क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। साधन अगर सीमित हैं और हमारी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है यानी असीमित है, तो हम अपने सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें? पूरा करने की यही कला क्या कहलाती है? इकोनॉमिक्स कहलाती है। पूरा करने की यही कला क्या कहलाती है? इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? जब हमारे पास संसाधन बहुत सीमित हैं और हमको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो हम करेंगे क्या? कैसे पूरा करेंगे? तो हम अपने पास उपलब्ध संसाधनों का या जो हमारे पास उपलब्ध साधन हैं उनका वैकल्पिक प्रयोग करना पड़ेगा। यानी साधनों का वैकल्पिक प्रयोग करके हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। वैकल्पिक का मतलब एक से अधिक कार्यों में प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हम अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, जो इकोनॉमिक्स की सर्वमान्य अवधारणा आई, जो सर्वमान्य इसकी परिभाषा आई, वो यही है कि हम अपने सीमित साधनों से अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें, पूरा करने की यही कला इकोनॉमिक्स कहलाती है। साथियों, एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं। चलिए एक उदाहरण हम लेते हैं। मान लीजिए कि कोई देश है, सपोज दैट वह देश भारत है, और भारत में दो वस्तुओं का उत्पादन होता है। एक हम गेहूं ले लेते हैं और दूसरा हम कपड़ा ले लेते हैं। कह रहे हैं कि साथियों, मानते हैं उदाहरण के लिए कि कोई देश है और वह देश क्या है? भारत है। और भारत में हम सिर्फ दो वस्तुओं को उत्पादन करते हैं, एक गेहूं और कपड़ा। यानी समझने के लिए हम सिर्फ दो वस्तुओं को ही ले रहे हैं, एक गेहूं और दूसरा कपड़ा। तो साथियों, हमको पता है कि भारत युवाओं का देश है। भारत की अधिकांश जनसंख्या युवा है, और युवाओं में वर्तमान समय में युवाओं में एक खास ट्रेंड है। वो क्या है कि कुछ भी हो जाए हमें अपनी फिटनेस को बरकरार रखना है। ऐसा अधिकांश युवा सोचता है। क्या सोचता है? कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमें अपनी फिटनेस को बनाए रखना है। अब समस्या है, सोच तो सही है लेकिन फिटनेस बनेगी कैसे? इसके लिए कोई जिम जाता है, कोई योगा करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, यानी नाना तरह की फिजिकल एक्टिविटी
में लोग लगे होते हैं। किस लिए? अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए। लेकिन साथियों, फिटनेस में भी एक विशेष बात है कि हर कोई ये सोचता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन पेट का मतलब पेट नहीं निकलना चाहिए। अधिकांश युवाओं की सोच ये है कि हमारा पेट बाहर की तरफ नहीं निकलना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब अधिकांश जनसंख्या ये सोच रही है कि हमारा पेट नहीं निकलना चाहिए, क्यों नहीं निकलना चाहिए? क्योंकि पेट अगर निकल गया तो शरीर की सारी फिटनेस बेकार हो जाएगी। और इतना ही नहीं, नाना तरह की बीमारियों का जन्म भी इस पेट के निकलने से होता है। साथियों, पेट भी बड़ा अजीब चीज़ है। निकल जाए तो समस्या और न निकले तो समस्या। निकल रहा तो उसे कैसे रोका जाए, ये भी एक समस्या है। तो इसी पेट को निकलने के लिए लोग नाना तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन उस एक्टिविटी में भी एक सबसे मेन बात है, ठीक है, डाइट की। अधिकांश युवा ये सोचते हैं, और उनका सोचना सही भी है, कि हम रोटी खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे। तो जनरली है भी कि चावल खाने से पेट निकलता है, बात सही भी है। तो हमारे देश का अधिकांश युवा सोचता है कि हम चावल नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे। अगर रोटी खाएंगे तो उससे कई फायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि हमारा पेट नहीं निकलेगा, और दूसरा फ़ायदा ये है, जब पेट नहीं निकलेगा तो नाना तरह की बीमारी भी नहीं होगी, शरीर में फुर्ती रहेगी। तो यानी जब हमारे देश का अधिकांश युवा ये सोचा कि हम रोटी खाएंगे, तो रोटी के लिए किस चीज़ का उत्पादन करना पड़ेगा? गेहूं का उत्पादन करना पड़ेगा। और साथियों, जब गेहूं का उत्पादन करना पड़ेगा, यानी मांग किस वस्तु की बन रही है? चावल की या गेहूं की? गेहूं की मांग हो रही है। तो साथियों, जब गेहूं की मांग हो रही है तो हमारे देश में दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। हमारे पास सीमित संसाधन है, पूंजी हमारे पास सीमित है, खेती करने वाली भूमि हमारे पास सीमित है। तो हम क्या करेंगे? गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है, इसलिए जो कपड़ा के उत्पादन में संसाधन लगे हुए हैं, इनको यहाँ से हम निकालेंगे। यानी कपड़ा के उत्पादन में लगे हुए कुछ संसाधनों को हम निकालकर उसे गेहूं के उत्पादन में लगाएंगे, और इस प्रकार गेहूं का उत्पादन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कपड़े का उत्पादन घट जाएगा। और हमारी मांग रोटी की थी, तो रोटी की मांग के लिए गेहूं का उत्पादन बढ़ाना था, तो गेहूं का उत्पादन बढ़ गया और कपड़े का उत्पादन घट गया। इस प्रकार हमारी आवश्यकता पूरी हो गई अपने सीमित संसाधनों से। तो साथियों, निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यही निकला कि इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है कि हम अपने सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं या ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें। पूरा करने की यही कला इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो साथियों, समरी क्या निकला? 1 मिनट में इसका सारांश क्या निकला? जो अभी तक हमने पढ़ा उसका सारांश क्या निकला? साथियों, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत हम 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक अंग्रेजी वाला शब्द जिसे इकोनॉमिक्स कहते हैं, दूसरा हिंदी वाला शब्द जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। इकोनॉमिक्स यानी अंग्रेजी वाले शब्द की चर्चा करें तो साथियों, यह ग्रीक भाषा से आया। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ग्रीक भाषा से हुई, और ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है ओइको और दूसरा शब्द है नोमोस। ओइको का मतलब परिवार, नोमोस का मतलब प्रबंधन। इस प्रकार इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग निकला, ठीक है, वो निकला परिवार का प्रबंधन। यानी उत्पत्ति के समय इकोनॉमिक्स को परिवार के प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया गया, और यह कहा गया कि चूंकि परिवार के पास इनकम बहुत सीमित होती है जबकि उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो परिवार अपने सीमित साधन से, अपनी सीमित आय से अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को कैसे पूरा करे, पूरा करने की यही कला इकोनॉमिक्स कहलाती है। बाद में इसका अर्थ मॉडिफाई हुआ और परिवार के प्रबंधन को,
ठीक है, पुनः डिफाइन किया गया कि इकोनॉमिक्स परिवार का प्रबंधन नहीं बल्कि परिवार का कुशलतम प्रबंधन इकोनॉमिक्स कहलाता है। साथियों, जब हम परिवार से आगे बढ़ते हैं तो विभिन्न परिवारों के मिलने से समाज बनता है और इकोनॉमिक्स को पुनः परिभाषित किया गया कि इकोनॉमिक्स सिर्फ परिवार का कुशलतम प्रबंधन ही नहीं बल्कि समाज का कुशलतम प्रबंधन इकोनॉमिक्स कहलाता है। और विभिन्न समाजों की अर्थव्यवस्था हम पढ़ते हैं। और साथियों, जब हम समाज से आगे बढ़ते हैं तो विभिन्न समाज से मिलकर राज्य बनता है और इकोनॉमिक्स को पुनः परिभाषित किया जाता है कि इकोनॉमिक्स राज्य का कुशलतम प्रबंधन है। और इस संदर्भ में हम विभिन्न राज्यों की अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। और जब हम समाज से आगे बढ़ते हैं तो विभिन्न समाजों के मिलने से देश बनता है और इकोनॉमिक्स को पुनः परिभाषित किया जाता है कि देश का कुशलतम प्रबंधन इकोनॉमिक्स कहलाता है। और इस संदर्भ में हम विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था आदि। साथियों, इकोनॉमिक्स देश तक ही रुकने वाला नहीं है बल्कि जब हम और आगे बढ़ते हैं तो विभिन्न देशों से मिलकर हमारा विश्व बनता है और फाइनली यानी अंततः इकोनॉमिक्स को विश्व के कुशलतम प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया गया। और इस संदर्भ में हम विश्व की अर्थव्यवस्था यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। साथियों, चूँकि हमें पता है कि चाहे परिवार हो, समाज हो, राज्य हो, देश हो या विश्व हो, ठीक है, या सरकार हो, इनके पास संसाधन बहुत सीमित होते हैं जबकि इनकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा होती है, असीमित होती है। तो निष्कर्ष ये निकला कि हम अपने सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं को या अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें, पूरा करने की यही कला इकोनॉमिक्स कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने गेहूं और कपड़ा का उदाहरण देकर आपको समझाया। तो साथियों, हमें विश्वास है कि आपको अंग्रेजी वाले शब्द इकोनॉमिक्स का अर्थ पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। साथियों, अब हम दूसरे शब्द हिंदी वाले शब्द की थोड़ा सा चर्चा करते हैं। साथियों, हिंदी वाला जो शब्द है जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं, इसमें कोई खास दम नहीं है। ये जो अर्थशास्त्र है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक अर्थ है और दूसरा शास्त्र है। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन होता है। और शास्त्र का मतलब क्या होता है? विज्ञान। शास्त्र का मतलब क्या होता है? विज्ञान। तो धन प्लस विज्ञान मिला करके इसको हम कहेंगे धन का विज्ञान। यानी जो हिंदी वाला शब्द है जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। साथियों, अर्थशास्त्र दो शब्दों के योग से बना है, पहला अर्थ, दूसरा शास्त्र। अर्थ का मतलब धन है और शास्त्र का मतलब विज्ञान है। तो एक लाइन में अर्थशास्त्र का मतलब निकला धन का विज्ञान। यानी अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। यानी हमने कैसे परिभाषित किया कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है या धन से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करता है, वही अर्थशास्त्र है। तो साथियों, ये अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ था। इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ हम लोगों ने देखा और हिंदी वाले शब्द जिसमें कोई खास दम नहीं थी, ठीक है, इसके शाब्दिक अर्थ को हमने देखा। अब हमें विश्वास है कि आपको
इंग्लिश वाला शब्द इकोनॉमिक्स और हिंदी वाला शब्द अर्थशास्त्र का अर्थ पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करेंगे। और आगे अगली क्लास में हम अर्थशास्त्र की अवधारणा पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।